फ्यूचर ऑफ इंडिया स्वागत है आपका। इस प्लेलिस्ट में हम क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, इस चैप्टर के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस और सारे एग्जांपल्स को सीरियल ऑर्डर में डिस्कस करेंगे। इन वीडियो लेक्चर्स को देखने का मैक्सिमम बेनिफिट तब होगा जब आप इन वीडियो लेक्चर्स को सीरियल ऑर्डर में देखोगे, मतलब लेक्चर 1 फिर 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने जहां तक कवर कर लिया था, अब उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे आते हैं। गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8। ये देखो, ये हमें ना फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दे रखी है। 15 cot A इज इक्वल टू 8। फाइंड साइन A एंड सीकेंट A। साइन ऑफ एंगल ए और सीकेंट ऑफ एंगल ए, इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। देखो, कॉट ऑफ एंगल ए के हिसाब से देखना है तो आप अपने आंसर में ना सबसे पहले तो एक राइट ट्रायंगल बनाओगे। जैसे ये हमने ट्रायंगल ए बी सी बना दिया, उसके अंदर एंगल बी 90 डिग्री का है। अब ये वाला जो एंगल ए है ना, एंगल ए के हिसाब से देखना है। तैयार हो फिर? चलो सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। देखो, सबसे पहले तो ना आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ट्रायंगल की जो 3 साइड्स होती हैं उसमें से किसे परपेंडिकुलर लेना है, किसे बेस लेना है और किसे हाइपोटेन्यूज लेना है। कॉट ऑफ एंगल ए के हिसाब से देखना है तो ये वाला जो एंगल है ना, एंगल के जो सामने वाली साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर। तो बी से लेकर सी तक ये वाली जो साइड है ना BC, ये परपेंडिकुलर की तरह एक्ट करेगी। 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो A से लेकर C तक ये वाली जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज है और जो तीसरी साइड है ना वो फिर बेस होगा। तो A से लेकर B तक ये वाली जो साइड है वो बेस की तरह एक्ट करेगी। क्लियर हुआ? एंगल के जिस एंगल से देखना होता है ना, उस एंगल के जो सामने वाली साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज और ये जो तीसरी साइड है वो बेस है। ये क्लियर हो गया? अब आपने रफ के अंदर ना ये भी बना देना है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद क्या क्या बोले? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ये भी आप रफ में लिख देना, इससे हमें रेशोज देखने में आसानी होगी। अब सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। देखो, जो इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है ना वहां से हमारा आंसर स्टार्ट होगा। तो पहले तो आप यही लिखोगे 15 cot A इज इक्वल टू 8। ये हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखा था। ये वाला जो 15 है, 15 को आपने रीअरेंज कर देना है, इस 15 को इस तरफ ले आना है तो cot A की वैल्यू आ जाएगी। cot A आ गया 8/15। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। जो हमें इंफॉर्मेशन दे रखी थी ना वहां से हमने ये निकाल लिया कि cot A की वैल्यू 8/15 है। अब cot A की वैल्यू तो हम वैसे भी तो निकाल सकते हैं इस ट्रायंगल के हिसाब से। ये देखो, ये जो cot है वो tan का रेसिप्रोकल होता है। आपको याद होना चाहिए कि cot और tan ये दोनों आपस में एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। T रिप्रेजेंट करता है tan को। tan होता था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसका उल्टा कर दो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, वो cot के इक्वल होगा। तो cot ऑफ एंगल A इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस की जगह पे आपने ये नीचे वाली साइड लेनी है, A से लेकर B तक AB। तो देखो, बेस की जगह पे AB को लिखा और परपेंडिकुलर ये वाली साइड है BC, तो परपेंडिकुलर की जगह पे आपने BC को लिखा। तो cot A है AB अपॉन BC। अब ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये हमने अपनी ट्रिग्नोमेट्री की जो नॉलेज है वहां से बना ली है। इतना क्लियर हुआ? इक्वेशन नंबर 1 जो हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी थी वहां से हमने बना ली, और cot A वाली ये जो इक्वेशन नंबर 2 है ये हमें अपनी जो ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक नॉलेज है वहां से बना ली है। अब इन दोनों इक्वेशंस की ये जो लेफ्ट हैंड साइड है देखो वो सेम है। यहां पर भी cot A है, यहां पर भी cot A है। अगर दो इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो उनकी राइट हैंड साइड्स को भी आप एक दूसरे के इक्वल इक्वेट कर सकते हो। तो अगले स्टेप में वही करना है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इनकी जो राइट हैंड साइड्स है ना, इनके राइट हैंड साइड्स को हम आपस में एक दूसरे के इक्वल इक्वेट कर लेते हैं। तो AB अपॉन BC वो 8/15 के इक्वल आ जाएगा। ये देखो, AB अपॉन BC इज इक्वल टू 8/15। अब AB की वैल्यू 8 नहीं है, AB की वैल्यू आपने 8x लेनी है और BC की वैल्यू 15 नहीं, BC की वैल्यू 15x लेनी है। AB और BC की जो भी वैल्यूज होंगी
उनको डिवाइड करने के बाद जब वो लोएस्ट फॉर्म में आ जाती है ना, तो वो 1/15 के इक्वल होता है। तो ए बी की वैल्यू आपने 1 नहीं बल्कि 1x लेनी है, ये x जरूर लगाना है साथ में। और बी सी की वैल्यू 15 नहीं बल्कि बी सी की वैल्यू 15x है। इतना क्लियर हुआ? तो अब हमारे पास ना दो वैल्यूज आ गई हैं, ए बी की वैल्यू 1x है और बी सी की वैल्यू 15x है। यहां तक क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। अब ये जो दो वैल्यूज आगे थी ना, देखो हमने अपने डायग्राम के अंदर उनको रिप्रेजेंट कर दिया। ए बी वो 1x है और बी सी वो 15x है। अब ट्रायंगल की दो साइड्स की वैल्यू हमें पता चल गई ना। जब आपके पास ट्रायंगल की दो साइड्स आ जाए तो तुरंत आपने पाइथागोरस थ्योरम को यूज करना है और ट्रायंगल की जो तीसरी साइड है उसकी भी वैल्यू निकाल लेनी है। चलो पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हैं और इस ट्रायंगल की जो तीसरी साइड है ना वो निकाल लेते हैं। तो इन ट्रायंगल एबीसी AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये देखो जो 90 डिग्री का एंगल जहां पे बन रहा होता है ना, उसके जो सामने वाली साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो ये वाली जो साइड है AC वो हाइपोटेन्यूज है और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है। अब AC की जगह पे AC रहेगा क्योंकि इसकी तो वैल्यू फाइंड करनी है। ए बी की वैल्यू 1x है ना, तो ए बी की जगह पे 1x लिखा, ऊपर स्क्वायर है तो आपने भी स्क्वायर लगाना है। BC की वैल्यू 15x है, तो BC की जगह पे आपने 15x लिखा, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना है। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। 1x का स्क्वायर करेंगे तो वो 64x स्क्वायर आ जाएगा और 15x का स्क्वायर वो 225x स्क्वायर होता है। दोनों को ऐड करके 289x स्क्वायर आ जाता है। फिर यहां पे आपने लिखना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर रूट लेने की वजह से ये स्क्वायर का साइन हट जाएगा, सिर्फ AC रह जाएगा। और देखो राइट हैंड साइड पे भी हमने स्क्वायर रूट ले लिया। जो 289 है ना वो 17 का स्क्वायर होता है, तो यहां से 17 बाहर आ जाएगा और x स्क्वायर में से x बाहर आ जाएगा। तो AC की वैल्यू 17x आ रही है। तो ये जो थर्ड साइड है AC, इसकी वैल्यू भी आ गई है 17x। क्लियर हुआ? जब भी आपके पास ट्रायंगल की दो साइड्स आ जाएंगी ना, तो तुरंत आपने पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके ट्रायंगल की जो तीसरी साइड है उसकी वैल्यू भी निकाल लेनी है। तो यहां पे हमने तीसरी साइड निकाल ली, 17x आ गई है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो ट्रायंगल की जो तीसरी साइड थी ना वो 17x आई थी, तो यहां पे हमने 17x लिख दिया। अब हमारे पास ट्रायंगल की तीनों साइड्स आ चुकी हैं और ये तो हमें पहले से ही पता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब हमारे पास ट्रायंगल की तीनों साइड्स आ गई है ना, तो अब हम ये वाले दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। चलो पहले साइन ए निकालते हैं, साइन ऑफ एंगल ए निकालते हैं। ये देखो ये S है ना, ये रिप्रेजेंट करता है साइन को, और साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो होता है वो साइन होता है। तो आप ऐसे लिखोगे साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल के जो सामने वाली साइड है वो परपेंडिकुलर होती है, मतलब ये B से लेकर C तक, तो परपेंडिकुलर की जगह पे आप BC लिखोगे। 90 डिग्री के सामने वाली साइड ये हाइपोटेन्यूज है A से लेकर C तक, तो हाइपोटेन्यूज की जगह पे आप AC लिखोगे। अब BC और AC की रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट करनी है। ये जो BC है वो 15x है और AC वो 17x है, तो BC की जगह पे 15x और AC की जगह पे 17x पुट किया। अब ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ 15/17 रह जाता है। तो साइन ए इज इक्वल टू 15/17। क्लियर हुआ? तो ये हमारे पास ना साइन ए की वैल्यू आ गई है। अब दूसरा हमने सीकेंट ए निकालना है। ये सीकेंट ए, जो सीकेंट है ना वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। ये देखो ये जो C है ये रिप्रेजेंट करता है कॉस को। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका जो रेसिप्रोकल है वो सीकेंट होता है। इसका उल्टा करना है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो वो सीकेंट के इक्वल होगा। तो ये देखो सीकेंट ऑफ ए वो बनेगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब हाइपोटेन्यूज हमारा AC है, तो हाइपोटेन्यूज की जगह पे AC लिखा और बेस हमारा AB है, तो बेस की जगह पे AB लिखा। अब इन दोनों की भी वैल्यूज पुट करनी है। AC की वैल्यू 17x है और बेस AB की वैल्यु 8x है, तो AC की जगह पे 17x और बेस AB की जगह पे 8x लिखा। यहां पर भी x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ 17/8 रह जाता है। तो सीकेंट ए वो 17/8 के इक्वल है। क्लियर हो गया था? C किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉस को। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज,
लेकिन हमें तो सीकेंट चाहिए ना, सीकेंट कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो इसका उल्टा करना पड़ेगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, वो सीकेंट का इक्वल होता है। ये क्लियर हो गया था ना आपको, सीकेंट क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। बस फिर इनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट करी, x से x कैंसिल आउट किया तो 17/8 आ गया। तो दिस इज द आंसर। ये साइन ए की वैल्यू 15/17 आ गई है और सीकेंट ऑफ ए की वैल्यू 17/8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे आते हैं। गिवन सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। देखो इस क्वेश्चन में ना हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू दे रखी है और बाकी के पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। अगर आपको किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू दे रखी हो ना, तो उस इंफॉर्मेशन को यूज करके बाकी सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आसानी से निकाले जा सकते हैं। चलो सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले तो ना आपने एक राइट ट्रायंगल बना देना है। तो यहां पे हमने एक ट्रायंगल ABC बना दिया, जिसके अंदर जो एंगल B है वो 90 डिग्री का है। अब देखो सीकेंट ऑफ थीटा, एंगल थीटा है, तो यहां पे ये वाला जो एंगल है ना, एंगल ए को हमने थीटा से रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहां से देखना है, यहां से देखने पे कौन बेस है कौन परपेंडिकुलर है वो आपने लेना है। और सीकेंट थीटा की वैल्यू दे रखी है 13/12, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दे रखा है और बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हमने निकालने हैं। तैयार हो फिर? चलो सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। सबसे पहले तो आप ट्रायंगल बना दोगे, एंगल B 90 डिग्री का है, एंगल ए को आपने थीटा से रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहां से देखना है, तो पहले तो आपको यह क्लियर होना चाहिए कि ट्रायंगल की ये वाली जो तीन साइड्स है ना, इन तीनों में से कौन सी साइड परपेंडिकुलर होगी, कौन हाइपोटेन्यूज होगा और कौन बेस होगा। एंगल के जो सामने वाली साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, तो B से लेकर C तक ये वाली जो साइड है ये परपेंडिकुलर है। जहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है उसके जो सामने वाली साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो A से लेकर C तक ये वाली जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज है और ये जो तीसरी साइड है ये फिर बेस की तरह एक्ट करेगी। इतना क्लियर हो गया कि कौन सी साइड बेस है, कौन परपेंडिकुलर है, कौन हाइपोटेन्यूज है। इसके बाद ना आपने रफ में ये भी बना देना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। जब क्वेश्चन आसान होता है ना तब हम बोलेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, और अगर कोई क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा फिर पंडित जी ये बोलेंगे पंडित बद्री प्रसाद हाय हाय बोले सोना चांदी तोले। चलो ये भी बना दिया। अब सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। देखो जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है ना हमेशा वहीं से आंसर स्टार्ट होता है। हमें ये दे रखा था सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12, तो आप अपने आंसर में सबसे पहले यही लिखोगे सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12, और ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सीकेंट थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है ना। अब सीकेंट थीटा की वैल्यू आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक नॉलेज है वहां से भी आपने बना लेना है। तो हमें यह पता है कि जो सीकेंट है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। सीकेंट और कॉस आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। याद है ना, लेक्चर नंबर 1 के अंदर डिस्कस किया था। ये आपको याद होना चाहिए कि कौन किसका रेसिप्रोकल है। देखो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सीकेंट कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो इसका उल्टा करना है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, नीचे से ऊपर जाना है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस वो होता है सीकेंट थीटा। तो सीकेंट थीटा आप लिखोगे हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। वह जो हाइपोटेन्यूज है वो ये है ए से लेकर सी तक, तो हाइपोटेन्यूज की जगह पे ए सी लिखा, और बेस ये नीचे वाली साइड है ए से लेकर बी तक, तो बेस की जगह पे ए बी लिखा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यहां तक क्लियर हुआ, इक्वेशन 1 और 2 तक। अब आप ध्यान से देखो, इन दोनों इक्वेशंस की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सेम है। यहां पर भी सीकेंट थीटा है, यहां पर भी सीकेंट थीटा है। अगर दो इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड सेम होती है तो आप उनकी राइट हैंड साइड्स को भी इक्वेट कर सकते हो। तो अब हम इन दोनों इक्वेशंस की जो राइट हैंड साइड है ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, राइट हैंड साइड्स को ना आपस में इक्वेट कर लेंगे। तो आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये AC अपॉन AB इज इक्वल टू 13/12। ये देखो AC अपॉन AB इज इक्वल टू 13/12। अब देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में AC है और यहाँ पे न्यूमरेटर में 13 है, तो AC की वैल्यू 13 नहीं है, AC की वैल्यू आपने 13x लेनी है। और डिनोमिनेटर को कंपेयर करो, AB की वैल्यू 12 नहीं, AB की वैल्यू 12x होना चाहिए, 12x। AC और AB की जो भी रिस्पेक्टिव वैल्यूज होंगे ना
उनको यहाँ पे पुट करने के बाद, डिवाइड करने के बाद, लोएस्ट फॉर्म में आने के बाद वो 13/12 के इक्वल है। तो आपने साथ में कोई ना कोई वेरिएबल जरूर लगाना होता है। जब भी आप ऐसे फ्रैक्शन में से वैल्यू कंपेयर करते हो ना, तो साथ में कोई ना कोई वेरिएबल जरूर लगाना होता है। क्लियर हुआ? तो AC की वैल्यू 13x लेनी है और AB की वैल्यू 12 के साथ भी x लगाना है। AB इज इक्वल टू 12x। दो वैल्यूज आ गई। चलो अब इन दोनों वैल्यूज को ना हम अपने ट्रायंगल के अंदर रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये देखो, AB की वैल्यू आई थी 12x और AC की वैल्यू आई थी 13x। दो साइड्स की आपको वैल्यू पता चल गई ना। जब आपके पास दो साइड्स की वैल्यू आ जाए ना, तो तुरंत आपने पाइथागोरस थ्योरम को यूज करना है और ट्रायंगल की जो तीसरी साइड है ना, उसकी भी वैल्यू निकाल लेनी है। चलो पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हैं। देखो जहां पे 90 का एंगल बन रहा होता है, उसकी ऑपोजिट जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी की जो दो साइड्स होती है ना, उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो ट्रायंगल एबीसी के अंदर हाइपोटेन्यूज हमारा एसी है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी की जो दो साइड्स हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो ये ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। वही लिखा है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब जो वैल्यूज हमें पता है उन वैल्यूज को पुट कर देते हैं। जैसे ए सी 13x है, तो ए सी की जगह पे आप लिखोगे 13x, ऊपर स्क्वायर है तो आपने भी स्क्वायर लगाना है। ए बी की वैल्यू 12x है, ये देखो ए बी की वैल्यू 12x है, तो ए बी की जगह पे 12x लिखा, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाया, बी सी स्क्वायर का बी सी स्क्वायर एज इट इज। 13x का स्क्वायर वो होगा 169x स्क्वायर, और 12x का होल स्क्वायर वो होगा 144x स्क्वायर। ये 144x स्क्वायर को आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाओगे तो साइन उसका चेंज हो जाएगा। 169 में से 144 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25x स्क्वायर रह जाएगा। इसके बाद आपने लिखना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहां पे भी लेफ्ट हैंड साइड पे भी स्क्वायर रूट लेना है, और राइट हैंड साइड पे स्क्वायर रूट लेने की वजह से ये वाला स्क्वायर हट जाएगा। अब देखो 25x स्क्वायर, ये 5x का होल स्क्वायर है, 25 में से 5 बाहर आ जाएगा और x स्क्वायर में से एक x बाहर आ जाएगा, तो BC की वैल्यू 5x आ रही है। क्लियर हुआ? जब भी आपके पास दो साइड्स आ जाएंगे ना, तो आपने पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके जो तीसरी साइड है उसकी भी वैल्यू निकाल लेनी है। तो अब हमारे पास तीसरी जो साइड थी उसकी वैल्यू 5x आ गई है। तो अपनी फिगर के अंदर ना जो तीसरी साइड है उसकी भी वैल्यू रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये देखो, जो तीसरी साइड है उसकी वैल्यू हमने 5x रिप्रेजेंट कर दी। अब हमारे पास ट्रायंगल की तीनों साइड्स आ गई हैं। आपके पास ट्रायंगल की तीनों साइड्स आ गई है ना, अब आप सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। चलो एक एक करके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं। यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइन निकालेंगे। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आप ऐसे लिखोगे साइन ऑफ एंगल ए, यहां से एंगल ए के हिसाब से निकाल रहे हैं ना, एंगल ए भी लिख सकते हो, यहां पे जो एंगल है थीटा है तो थीटा भी लिख सकते हो। आप साइन ऑफ एंगल ए लिखो या साइन ऑफ एंगल थीटा लिखो, एक ही बात है, पूरे मार्क्स ही मिलेंगे आपको। तो साइन ऑफ एंगल ए, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो देखो हमने लिखा साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल के जो सामने वाली साइड है वो परपेंडिकुलर है, तो ये BC, परपेंडिकुलर की जगह पे आपने BC लिखना है, और जो हाइपोटेन्यूज है वो AC है, तो हाइपोटेन्यूज की जगह पे AC लिखा। अगले स्टेप में अब रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट करते हैं। देखो BC की वैल्यू 5x है और ये हाइपोटेन्यूज AC की वैल्यू 13x है, तो BC की जगह पे 5x, AC की जगह पे 13x पुट किया। ये x से x कैंसिल आउट हो जाता है तो 5/13 आ जाता है, तो साइन ए की वैल्यू आ रही है 5/13। क्लियर हुआ? अब आगे चलते हैं, कॉस निकालते हैं। जो सेकंड है, अब हमने कॉस निकालना है। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस ऑफ एंगल है वो बनेगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये जो नीचे वाली साइड है ना वो बेस है, ए से लेकर बी तक, तो बेस की जगह पे आपने ए बी पुट किया, और हाइपोटेन्यूज ये वाली साइड है AC, तो हाइपोटेन्यूज की जगह पे AC लिखा। अब AB और AC की रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट कर दी। जो नीचे वाली साइड है वो 12x है, और ये वाली जो हाइपोटेन्यूज है वो 13x है, तो 12x और 13x इन दोनों की रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट की है। x से x कैंसिल आउट हो जाएगा तो 12/13 रह जाएगा, तो cos A की वैल्यू 12/13 है। क्लियर हुआ? साइन हो गया, कॉस हो गया। अब टैन निकालते हैं, आगे चलते हैं। टैन, टैन होता है, T रिप्रेजेंट करता है टैन को, और टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टैन ए होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
ये वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर है BC, और ये नीचे वाली साइड AB ये बेस है, तो BC अपॉन AB। अब BC और AB की वैल्यूज पुट कर दी है। ये BC की वैल्यू 5x है और नीचे वाली साइड AB इसकी वैल्यू 12x है, तो 5x अपॉन 12x। अब x से x कैंसिल आउट हो जाता है तो 5 अपॉन 12 रह जाता है, तो tan A की वैल्यू 5/12 आ रही है। क्लियर हुआ? अब इनके रेसिप्रोकल्स, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, तो कोसिकेंट ऑफ A की वैल्यू निकालते हैं। कोसिकेंट A, देखो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, तो इसका उल्टा करना है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, वो कोसिकेंट इक्वल होगा। तो कोसिकेंट A बनेगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज ये वाली साइड है AC, तो हाइपोटेन्यूज की जगह पे AC आएगा। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये वाली साइड है ये BC, तो परपेंडिकुलर की जगह पे BC। अब AC और BC की रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट कर दी है। AC ये वाला 13x था और BC की वैल्यू 5x है, तो 13x अपॉन 5x, फिर से x से x कैंसिल आउट हो जाता है, 13 अपॉन 5 रह जाता है, तो कोसिकेंट A इज इक्वल टू 13 अपॉन 5। क्लियर हुआ? साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट होता है। वो तो मैं डायरेक्टली दे रखा था, वो तो दे ही रखा है, उसे छोड़ के बाकी सारे निकालने हैं। अब एक ही रह गया कैन का रेसिप्रोकल। कैन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, पूरा नाम उसका कोटेंजेंट होता है, तो चलो कॉट निकालते हैं। देखो कैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट इसका रेसिप्रोकल होता है, उल्टा करना है, नीचे से ऊपर जाना है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, वो होगा कॉट। तो कॉट ऑफ एंगल ए बनेगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये बेस हमारा AB है, परपेंडिकुलर BC है, तो बेस की जगह पे AB, परपेंडिकुलर की जगह पे BC। अगले स्टेप में इन दोनों के रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट कर दी। ये देखो 12x और ये वाला 5x, फिर x से x कैंसिल आउट हो जाता है, सिर्फ 12 अपॉन 5 रह जाएगा, तो ये कॉट A की वैल्यू 12 अपॉन 5 है। तो हमने सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल दिए। एक हमें दे रखा था, उस इंफॉर्मेशन को यूज करके बाकी के पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हमने निकाल दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे आते हैं। इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। देखो पहली इंफॉर्मेशन तो आपको ये दे दिया है कि ये जो एंगल A और एंगल B है ना, ये दोनों के दोनों एक्यूट एंगल्स हैं। एक्यूट एंगल वो होते हैं जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो आप अपने आंसर में सबसे पहले तो एक राइट ट्रायंगल बनाओगे और इसके अंदर ना एंगल A और एंगल B को एक्यूट एंगल बनाया है। देखो एंगल A और एंगल B, इन दोनों में से कोई भी एंगल 90 का नहीं हो सकता, तभी हमने एंगल C को 90 डिग्री का शो किया है। तो एंगल A और एंगल B दोनों एक्यूट एंगल्स हैं, 90 से छोटे एंगल्स हैं। अब आगे क्वेश्चन में ये दे रखा है कि cos ऑफ एंगल A इज इक्वल टू cos ऑफ एंगल B। एंगल A के हिसाब से अगर हम cos A की वैल्यू फाइंड करें और फिर एंगल B से देख के cos ऑफ एंगल B निकालें तो वो दोनों आपस में इक्वल हैं। तो गिवन के अंदर आप लिख देना cos ऑफ एंगल A इज इक्वल टू cos ऑफ एंगल B। टू प्रूव में फिर आप लिखोगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। हमने प्रूव करना है कि एंगल A और एंगल B ये दोनों एंगल्स आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। गिवन में लिख दोगे cos ऑफ एंगल A इज इक्वल टू cos ऑफ एंगल B। टू प्रूफ में आप ये लिख दोगे ना एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। अब आते हैं प्रूफ के ऊपर, मतलब सॉल्यूशन के ऊपर। तो ये देखो सबसे पहले तो ना ये ट्रायंगल तो आपने बना ही दिया था, आप अपने आंसर में लिखोगे cos ऑफ A इज इक्वल टू cos ऑफ B। इसका रीजन है गिवन, ये हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखा है। और रफ के अंदर ना आपने ये भी बना देना है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद क्या क्या बोले? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब देखो यहाँ पे cos A है ना, और ये जो cos B है, cos A और cos B की वैल्यू अगर आपने इस ट्रायंगल में से देख के ध्यान से लिख दी तो बस फिर आपका सॉल्यूशन निकल आएगा। C रिप्रेजेंट करता है cos को, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब पहले cos A निकालते हैं। cos A का मतलब है कि एंगल A के हिसाब से देखना है। अब एंगल A के हिसाब से देखने पे बेस क्या होगा और हाइपोटेन्यूज क्या होगा वो आप बताओ। देखो एंगल के जो सामने वाली साइड होती है वो तो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर थोड़ी चाहिए हमें तो बेस चाहिए और हाइपोटेन्यूज चाहिए। 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड है वो हाइपोटेन्यूज होती है, तो हाइपोटेन्यूज तो ये होगा,
ए से लेकर बी तक ये वाली साइड, एंगल के सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर हो गया। देखो ये परपेंडिकुलर हो गई, ये हाइपोटेन्यूज हो गई, तो ये जो नीचे वाली साइड है ये हमारा बेस होगा। तो ए से लेकर सी तक एसी वाली जो साइड है वो बेस है। क्लियर हुआ? एंगल ए से देखने पे ये जो नीचे वाली साइड है ना वो बेस है, और ए से लेकर बी तक ये वाली जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज है। तो ए सी अपॉन ए बी ये बनेगी कॉस ए की वैल्यू। लिख दें फिर, तो ये हमारे पास कॉस ए की वैल्यू आ गई है ए सी अपॉन ए बी। अब कॉस ऑफ बी निकालते हैं, कॉस ऑफ एंगल बी के हिसाब से देखना है। देखो एंगल बी के हिसाब से देखना है, तो एंगल बी के जो सामने वाली साइड है ये तो परपेंडिकुलर है, एंगल के जो सामने वाली साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। बी के हिसाब से देखेंगे तो एंगल के सामने वाली साइड ये तो हो जाएगी परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाली साइड ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। जो रह जाती है वो वाली साइड फिर बेस है। तो एंगल बी से देखने पे ये बी से लेकर सी तक ये वाली जो साइड है ना वो बेस है, और ये हाइपोटेन्यूज है, ए बी हाइपोटेन्यूज है। क्लियर हुआ? तो कॉस बी बनेगा ये वाली साइड बी सी अपॉन ये वाली साइड ए बी हाइपोटेन्यूज, बी सी अपॉन ए बी। अगर ये आपने सही तरीके से लिख लिया ना तो आगे तो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये ए सी अपॉन ए बी और यहाँ पे बी सी अपॉन ए बी कैसे आया, ये क्लियर हो गया आपको? पहले कॉस ऑफ ए लिखा हुआ है तो एंगल ए के हिसाब से देखना था। एंगल के जो सामने वाली साइड है वो परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड वो हाइपोटेन्यूज होती है। ये जो तीसरी साइड है वो बेस है, तो बेस की जगह पे ए सी आएगा, बेस की जगह पे ए सी आएगा। 90 के सामने वाली साइड वो हाइपोटेन्यूज है, तो ए बी हमारा हाइपोटेन्यूज था। क्लियर हो गया था ए के हिसाब से। अब एंगल बी के हिसाब से देखें तो ये एंगल बी आप यहां से देख रहे हो, पॉइंट बी पे आप बैठे हो, वहां से आप देख रहे हो, तो एंगल बी के सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये तीसरी साइड रह गई है तो ये बेस होगा। जब एंगल बी से देख रहे हैं ना तो बी से सी तक ये वाली साइड बेस की तरह एक्ट करेगी, तो एंगल बी से देखने पे बी सी वाली जो साइड है वो बेस होगी। क्लियर हुआ? कॉस होता था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एंगल ए के हिसाब से हमने बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख दिया, और यहाँ पे एंगल बी के हिसाब से हमने बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख दिया। यहां तक आप पहुंच गए तो बस आगे आसान है। देखो आगे ऐसे सॉल्व करेंगे। डिनोमिनेटर देखो इन दोनों के, यहाँ पे भी ए बी है, यहाँ पे भी ए बी है, ये ए बी से नीचे वाला ए बी कैंसिल आउट हो जाता है, तो सिर्फ न्यूमरेटर्स रह जाएंगे। यहाँ पे ए सी बचेगा और यहाँ से बी सी बचेगा। तो ए सी और बी सी दोनों आपस में इक्वल हैं। ये देखो ए सी ये नीचे वाली साइड और बी सी ये वाली साइड, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। अगर ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे। क्लास 9th का कॉन्सेप्ट है ये, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर एक ट्रायंगल की दो साइड्स आपस में इक्वल हो जाती हैं तो उन साइड के ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल होंगे ही होंगे। तो ये ए सी लिखा हुआ है ना पहले, ये देखो ए सी वाली साइड नजर आ गई। अब इस साइड के ऑपोजिट एंगल बी है तो इसके नीचे एंगल बी को लिखना है, और बी सी ये वाली साइड है बी सी वाली साइड के ऑपोजिट ये है एंगल ए है, तो बी सी के नीचे एंगल ए को लिखना है। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे, और रीजन आप लिखोगे एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। दो साइड्स अगर इक्वल होती हैं तो उनके ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। क्लास 9th में हमने सीखा था। क्लियर हुआ? तो बस यही प्रूव करना था कि एंगल बी और एंगल ए आपस में इक्वल है। देखो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये हमने प्रूव करना था, प्रूव कर दिया। तो बस नीचे लिख देना हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे आते हैं। इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। देखो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखी है, cot थीटा वो 7/8 के इक्वल है। फिर इस क्वेश्चन में आगे में ना दो एक्सप्रेशन दे रखे हैं, एक तो ये बड़ा सा एक्सप्रेशन है और एक ये cot स्क्वायर थीटा है। हमने इन दोनों की एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। ये जो पहले वाला एक्सप्रेशन है ना, इसके अंदर आप ध्यान से देखो साइन थीटा और कॉस थीटा आ रहा है। तो पहले ना हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की इंडिविजुअल वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। एक बार जब आपके पास साइन थीटा की वैल्यू आ चुकी है, फिर यहाँ पे साइन थीटा की आप वैल्यू पुट करोगे और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा की वैल्यू पुट करोगे। फिर इस एक्सप्रेशन को और सिंप्लीफाई करके इसकी फाइनल वैल्यू निकालेंगे। तैयार हो? फिर चलो स्टार्ट करते हैं। देखो आप अपने आंसर में ना सबसे पहले तो एक राइट ट्रायंगल बनाओगे,
तो यहाँ पे हमने ट्रायंगल ए बी सी बना दिया, जिसके अंदर जो एंगल बी है वो 90 डिग्री का है। देखो कॉट थीटा लिखा हुआ था ना, तो ये एंगल ए को हमने थीटा से रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे एंगल ए को आपने थीटा से रिप्रेजेंट किया है, तो अब सारी की सारी वैल्यूज ना आपने यहाँ से इस एंगल से देखनी है। तैयार हो फिर? चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। जो हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी होती है ना, हमेशा वहीं से स्टार्ट होता है। तो पहले आप लिखोगे कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। ये कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, ये वाली वैल्यू हमें दे रखी थी, तभी हमने ब्रैकेट में लिखा है गिवन, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब ट्रायंगल के अंदर कौन सी साइड बेस है, कौन सी साइड परपेंडिकुलर है, कौन सी साइड हाइपोटेन्यूज है, ये आपको क्लियर है ना। हमने यहां से एंगल ए पे आपने थीटा को रिप्रेजेंट किया है ना, तो यहां से देखना है एंगल के जो सामने वाली साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड वो हाइपोटेन्यूज है, और जो तीसरी साइड बच जाएगी वो बेस है। तो देखो मैंने ट्रायंगल में ना रिप्रेजेंट कर दिया, ये वाली साइड परपेंडिकुलर है, ये AC वाली साइड हाइपोटेन्यूज है, और ये जो नीचे वाली साइड है वो बेस है। और आपने रफ के अंदर ये भी लिख देना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद क्या क्या बोले? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब देखो ये जो कॉट थीटा 7/8 है, ये तो हमें गिवन था ना। अब कॉट थीटा हम अपनी तरफ से भी बना लेते हैं। जो कॉट है ना वो टैन का रेसिप्रोकल होता है। ये आपको याद होना चाहिए कि कौन किसका रेसिप्रोकल होता है। टैन और कॉट आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका उल्टा करना है, नीचे से ऊपर जाना है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, वो होगा कॉट थीटा। तो कॉट थीटा आप लिखोगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बेस ये नीचे वाली साइड है, ए से लेकर बी तक, तो बेस की जगह पे लिखा ए बी, और परपेंडिकुलर ये वाली साइड है बी से लेकर सी तक, तो परपेंडिकुलर की जगह पे आपने लिखना है बी सी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। कॉट थीटा 7/8 है, ये तो हमें क्वेश्चन में ही दे रखा था, और कॉट थीटा हमने अपने ट्रिग्नोमेट्री की जो बेसिक नॉलेज है वहां से भी बना लिया। अब इन दोनों इक्वेशंस की जो लेफ्ट हैंड साइड है ना वो सेम है। देखो यहाँ पे भी कॉट थीटा है, यहाँ पे भी कॉट थीटा है। अगर दो इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो उनकी राइट हैंड साइड भी सेम होगी। आप उनकी राइट हैंड साइड्स को इक्वेट कर सकते हो। तभी हमने लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, और ये जो इनकी राइट हैंड साइड्स है ना इन्हें इक्वेट कर लिया। AB अपॉन BC इज इक्वल टू 7/8। ये देखो AB अपॉन BC इज इक्वल टू 7/8। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ना आपने कंपेयर कर लेना है। AB की वैल्यू 7 नहीं है, AB की वैल्यू 7x है, साथ में वेरिएबल जरूर लगाना है। और BC की वैल्यू 8 नहीं बल्कि BC की वैल्यू 8x लेनी है। AB और BC की जो भी रिस्पेक्टिव वैल्यूज होंगी ना वो डिवाइड हो जाने के बाद लोएस्ट फॉर्म में आने के बाद 7/8 के इक्वल होता है। तो AB 7 नहीं बल्कि AB 7x है, और BC 8 नहीं बल्कि BC 8x है। इतना क्लियर हुआ? ये देखो अब AB और BC दो वैल्यूज हमारे पास आ गई है ना, तो हम अपने ट्रायंगल के अंदर इन दोनों वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अगले स्टेप के अंदर आप ऐसे करोगे, ट्रायंगल के अंदर ये AB और BC की वैल्यू हमने 7x और 8x रिप्रेजेंट कर दी। जब आपके पास ट्रायंगल की दो साइड्स आ जाए ना तो तुरंत आपने पाइथागोरस थ्योरम को यूज करना है, और ट्रायंगल की जो तीसरी साइड है उसकी भी लेंथ निकाल लेनी है। ये देखो ट्रायंगल की दो साइड्स तो हमारे पास आ गई हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, और ट्रायंगल की जो तीसरी साइड है ना ये भी निकाल लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी की दो साइड्स होती है ना उसके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो हाइपोटेन्यूज AC का स्क्वायर बाकी की जो दो साइड्स हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AB और BC की वैल्यू हमें पता है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। AB की जगह पे 7x और BC की जगह पे 8x लिखना है। तो AB की जगह पे 7x लिखा, स्क्वायर है तो आपने भी स्क्वायर लगाना है। BC की जगह पे 8x लिखा, स्क्वायर है तो आपने भी स्क्वायर लगाना है। 7x का स्क्वायर 49x स्क्वायर होगा, और 8x का स्क्वायर वो 64x स्क्वायर होता है। 49 और 64 को ऐड कर दो तो 113x स्क्वायर आ जाता है। उसके बाद यहां पे आप लिखोगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर रूट लेने की वजह से ये वाला स्क्वायर हट जाएगा, सिर्फ AC आ जाएगा, और राइट हैंड साइड पे भी स्क्वायर रूट लगा दिया। अब x स्क्वायर में से एक x बाहर आ जाता है, ये 113 वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो AC की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 113 इंटू x आ गई है।
यहां तक क्लियर हुआ। अब हमारे पास ट्रायंगल की ये जो तीसरी साइड है ना, इसकी भी वैल्यू आ गई है, AC की वैल्यू आ गई है अंडर रूट ऑफ 113x। अब इस वैल्यू को भी ना यहां पे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अब हमारे पास ट्रायंगल की तीनों साइड्स आ चुकी हैं। जो नीचे वाली साइड है वो 7x है, ये वाली साइड 8x है, और ये जो हाइपोटेन्यूज वाली साइड है वो अंडर रूट ऑफ 113x है। इतना क्लियर हुआ। अब ये देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हमें साइन थीटा और कॉस थीटा चाहिए, तभी तो हम इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व कर पाएंगे। अब हमारे पास ट्रायंगल की तीनों साइड्स आ गई है ना, तो अब हम बड़ी आसानी से ये साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो पहले साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो एस रिप्रेजेंट करता है साइन को, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आप लिखोगे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ये है बी से लेकर सी तक, ये वाली साइड BC, तो परपेंडिकुलर की जगह पे BC लिखा, और हाइपोटेन्यूज है ए से लेकर सी तक, ये वाली साइड AC, तो हाइपोटेन्यूज की जगह पे AC लिखा। अब BC और AC की रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट कर दी। BC की वैल्यू 8x और AC की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 113x। देखो BC की जगह पे 8x और AC की जगह पे अंडर रूट ऑफ 113x। x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 113 रह जाता है। तो ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई है। अब कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं। साइन आ गया, अब कॉस थीटा निकालते हैं। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब तो इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए, अब तो आसानी से आप निकाल लोगे ना। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये नीचे वाली साइड बेस है A से लेकर B तक, तो बेस की जगह पे AB और हाइपोटेन्यूज की जगह पे AC लिखना है। हाइपोटेन्यूज की जगह पे AC, फिर AB और AC की ट्रायंगल में से रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट कर दी, मतलब 7x और अंडर रूट ऑफ 113x, 7x और अंडर रूट ऑफ 113x। x से x कैंसिल हो जाता है, तो 7 अपॉन अंडर रूट ऑफ 113, ये वैल्यू आ गई है। साइन थीटा की वैल्यू क्या आई है 8 अपॉन अंडर रूट ऑफ 113। कॉस थीटा की वैल्यू क्या आई है 7 अपॉन अंडर रूट ऑफ 113। साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों की वैल्यू आ गई ना। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। ये देखो, ये वाला जो एक्सप्रेशन हमें दे रखा था, उस एक्सप्रेशन को एज इट इज हमने लिखा। अब साइन थीटा की जगह पे साइन थीटा की वैल्यू पुट की है 8 अपॉन अंडर रूट ऑफ 113। यहां पर भी साइन थीटा की जगह पे साइन थीटा की वैल्यू पुट की है 8 अपॉन अंडर रूट ऑफ 113। देखो 1 माइनस और ये 1 माइनस एज इट इज रहा है। साइन थीटा की जगह पे इन दोनों जगह पे उनकी वैल्यू पुट कर दी। डिनोमिनेटर में भी कॉस थीटा की जगह पे देखो वैल्यू पुट की है 7 अपॉन अंडर रूट ऑफ 113, और यहां पर भी कॉस थीटा की जगह पे 7 अपॉन अंडर रूट ऑफ 113। क्लियर हो गया। साइन और कॉस की वैल्यूज पुट कर दिए हैं। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म के अंदर है, तो इनको मल्टीप्लाई करने के लिए तो हम आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो होता था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उस आइडेंटिटी को यहां पे यूज कर रहे हैं। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और यहां पे देखो इस टर्म का ना स्क्वायर करना है, तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, सिर्फ 113 रह जाएगा। यहां पे डिनोमिनेटर में भी आइडेंटिटी यूज हो रही है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है। तो देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ये 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो गया, और डिनोमिनेटर में स्क्वायर करने की वजह से ये रूट हट गया, तो सिर्फ 113 रह जाता है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां पर भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। वो आइडेंटिटी को यूज करके आप यहां तक पहुंच जाओगे। अब अगले स्टेप में न्यूमरेटर में अलग से एलसीएम लेना है, और डिनोमिनेटर में अलग से एलसीएम लिया है। देखो पहले न्यूमरेटर में यहां पर एलसीएम लिया है, और डिनोमिनेटर में अलग से एलसीएम लिया है। आई होप एलसीएम ले लोगे ना। अब यहां पे पहुंचने के बाद देखो डिनोमिनेटर में 113 है, यहां पर भी डिनोमिनेटर में 113 है, तो ये 113 और ये वाला 113 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये यहां पे देखो 113 में से 64 माइनस करो तो 49 रह जाता है, और डिनोमिनेटर में ये वाला जो पार्ट है 113 में से 49 को माइनस करेंगे तो 64 रह जाएगा, तो ये पूरा सिंप्लीफाई होके 49 अपॉन 64 बन जाता है। तो इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो 49 अपॉन 64 है, ये हमारा आंसर है। क्लियर हुआ। एलसीएम ले लेते हो ना आप, एलसीएम लेके आप यहां तक पहुंच जाओगे।
ये जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं ना तो आप उनको कैंसिल कर सकते हो। ये 113 और 113 को आप कैंसिल आउट कर सकते हो, तो सिर्फ ये वाला पार्ट ही रह जाएगा। और इनको सब्ट्रैक्ट किया है, सिंपल सब्ट्रैक्ट करके 49/64 आ जाता है। क्लियर हुआ? अभी जो सेकंड पार्ट है ना कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी भी वैल्यू निकाल देते हैं। ट्रायंगल दोबारा से जो जो इंफॉर्मेशन हमें पता थी सारी यहां पे लिस्ट कर दिया है। देखो कॉट टैन का रेसिप्रोकल होता है, टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट इसका रेसिप्रोकल होता है, नीचे से ऊपर जाना है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो कॉट होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये बेस और परपेंडिकुलर वो ए बी और बी सी है, उनके रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट करी, एक्स से एक्स कैंसिल आउट किया, 7/8 आ गया। तो कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 है। आप इस तरह से निकाल के भी दिखा सकते हो, और अगर आपका ऐसे निकालने का मूड नहीं है तो क्वेश्चन में दे रखा है ना कॉट थीटा 7/8, यहां से डायरेक्टली लिख देना कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, ब्रैकेट में लिख देना गिवन। हमें कॉट स्क्वायर चाहिए ना, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे, बस दोनों तरफ आपने स्क्वायर ही करना है। तो ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ये जो एंगल है ना, एंगल का स्क्वायर नहीं होता, गलती से भी आप एंगल के ऊपर स्क्वायर मत लगा देना, कॉट के ऊपर लगेगा स्क्वायर। बस ये तो एंगल इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि आपने परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज जब देखना है तो किस डायरेक्शन से देखना है। जहां पे एंगल ठीक है ना, वहां से देखने पे कौन परपेंडिकुलर है कौन बेस है वो चेक करना होता है। जब स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे ना तो आपने कॉट के ऊपर स्क्वायर लगाना है, एंगल के ऊपर स्क्वायर मत लगा देना, एंगल का स्क्वायर नहीं होता। और ये रैंकिंग साइड पे स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 और डिनोमिनेटर में 8 का स्क्वायर 64, तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी 49/64 आ रही है। तो ये हमारे क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का आंसर है। क्लियर हुआ?